नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद। तो यूपी में योगी सरकार के बने 100 दिन हो गए हैं और इस दौरान सरकार को कई खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरना पड़ा। सरकार कई विवादों में फंसी तो कई कामयाबियों का सेहरा भी बंधा। मंगलवार को 100 दिन पूरे होने के मौके पर सरकार ने अपनी उपलब्धियों के कई दावे किए। इन दावों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, आज हम इसी का करेंगे रियलिटी चेक। तो भारत अपनी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में विशेष मुकाम रखता है। बात अगर भारत और भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की है तो ऐसे में हम ताजमहल को नकार दें तो बात अधूरी रह जाती है। बेमिसाल प्यार का प्रतीक और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल ने भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है। लेकिन ताज जिस सूबे में है वहां के मुख्यमंत्री इसे अपना नहीं मानते। भले ही आप ताज को देखकर गर्व महसूस करते हो, बेइंतहा मोहब्बत की इस निशानी से भले ही आप खुद को भावनात्मक रूप से जुड़ा महसूस करते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे हमारा नहीं मानते। योगी की नजरों में आज भी ताजमहल सौतेला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस ताजमहल पर हमें गर्व है और जिसकी बदौलत हमारी सरकार को टूरिज्म के नाम पर भारी राजस्व प्राप्त होता है, उसे योगी ना तो अपना मानते हैं और ना ही देश का मानते हैं। योगी की नजर में ताजमहल एक आम इमारत के सिवाय कुछ भी नहीं, जिसका बेवजह इतना प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। हद तो ये है कि योगी ताजमहल को हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं मानते। एक निजी कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि हमारी पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। भारत की पहचान रामायण से हो सकती है, वेदों से हो सकती है, श्रीमद् भागवत गीता से हो सकती है। इस देश के अंदर सेक्युलर लोगों ने भारत की पहचान को ताजमहल तक सीमित कर दिया। तो सुना आपने, योगी जी को ताजमहल पर गर्व नहीं। ऐसा नहीं कि सीएम योगी ने ताज पर पहली बार ये राय रखी हो, बल्कि पीएम मोदी की 3 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने लाने के मकसद से उत्तरी बिहार के दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कुछ ऐसा ही कहा था। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता था तो यहाँ पर जब हम उसे कोई गिफ्ट देते थे तो वह गिफ्ट किस रूप में होता था? या तो आगरा का ताजमहल होता था, या फिर कोई ऐसी मीनार होती थी जिसके साथ यहाँ की संस्कृति कोई मेल नहीं खाती है। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं या कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उन्हें गिफ्ट में कुछ दिया जाता है, तो श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक भेंट की जाती है, उन्हें रामायण भेंट की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मोदी सरकार से पहले की सरकारें देश में आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को ताजमहल और अन्य मीनारों की प्रकृतियां भेंट करती थी, जो कहीं से भी भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित नहीं करती है। लेकिन अब यानी मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से विदेशी गणमान्य व्यक्ति जब भारत आते हैं तो उन्हें नई सरकार द्वारा भगवत गीता और रामायण की प्रति भेंट की जाती है। उनके सामने हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करती है। माना कि रामायण और गीता हमारी सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन ताज को नकारना, ताज पर गर्व न करना, ये योगी जी की कैसी संस्कृति है? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान कि ताजमहल हमारे हिंदुस्तान की पहचान नहीं बल्कि गीता और पुराण है, इस बयान को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री के बयान पर जब हमने लखनऊ के लोगों की राय ली तो लोगों का क्या कहना था, आइए आपको वो सुनाते हैं। जहां एक तरफ ताजमहल को देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं
और उसको 8वें अजूबे में भी शामिल किया हुआ है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए हुए बयान कि ताजमहल हिंदुस्तान की पहचान नहीं है, गीता और कुरान है, एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मैं खड़ा हूँ इस वक्त लखनऊ में, आइए लोगों से राय लेते हैं इसके बारे में क्या सोचना है उनका। सर, आप पहले बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि ताजमहल हमारी पहचान ना हो कि गीता और कुरान है, क्या कहना है आपका? हमारी पहचान गीता या कुरान ना हो के हमारी पहचान है भारतीय संस्कृति, जो हमें पूरा, जिसके लिए पूरा वर्ल्ड जो है एप्रिशिएट करता है और हमें जानता है कि हम भारतीय हैं। तो ना ताजमहल, ना गीता, ना कुरान, हमारी प्रायोरिटी है हमारी संस्कृति। और भी लोग हैं सर, आप खड़े हैं, क्या आपका कहना है कि गीता और कुरान हमारी पहचान है या ताजमहल इसकी? नहीं, सर ने जैसा बताया कि भारतीय संस्कृति जो हमारी पहचान है, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि हमारी पहचान भारतीय संस्कृति है। हमारी पहचान भारतीय संस्कृति है और कोई गीता पुराण और कोई जो मतलब ताजमहल, ये हमारी पहचान नहीं है। हम अपनी संस्कृति की वजह से पहचाने जाते हैं। क्या मानते हैं ये बयान कहाँ तक सही है? देखिए, कहीं ना कहीं तो जो गीता, पुराण और ताजमहल, ये इंडिया को कहीं ना कहीं पहचान तो दिलाते ही हैं। तो ये तीनों सारी चीज़ें हमारी पहचान बनती हैं। सर, आपका क्या मानना है इस बयान के ऊपर? देखिए, भारतीय संस्कृति तो भारत की पहचान है ही, ठीक है, पर अगर आज देखें तो विश्व में ताजमहल के नाम से ही जो 7 अजूबों में आता है, उसकी वजह से ही हिंदुस्तान को जाना जाता है। वो एक वजह है, कई वजहों में से एक वजह है कि ताजमहल की वजह से हिंदुस्तान को जाना जाता है। भारतीय संस्कृति तो मूलभूत वजह है जिसकी वजह से हिंदुस्तान का नाम अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग सभ्यताओं में प्रचलित है। देखिए, काफ़ी लोग हमारे साथ थे, इनका कहना है कि ताजमहल भी हमारी हिंदुस्तान की पहचान है और वहीं कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे पहले हमारी पहचान है। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ सिराज अहमद, एपीएन न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ के लोगों ने क्या कहा ये आपने सुना। ये अब आपको सुनाते हैं कि सांस्कृतिक नगरी वाराणसी के लोगों का क्या कहना है। हम लोग सहमत नहीं रखते हैं क्योंकि ये ताजमहल बहुत ही प्राचीन देश है, यहाँ का हर चीज़ यहाँ माने रखती है। उनकी बातों से सहमत हम हैं क्योंकि जो ताजमहल है वो प्रेम का प्रतीक है, तो प्रेम से ही पूरा उत्तर प्रदेश तो चल नहीं रहा है। उनके जो कर रहे हैं योगी जी, जो कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उनसे हम बहुत संतुष्ट हैं। हाँ, उनकी बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि हमारे भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारत में ताजमहल भी एक मॉन्यूमेंट है। इसके अलावा आमेर किला है, ऐसा देखा जाए तो टीपू सुल्तान का महल, मतलब उस लेवल की बहुत इमारतें हैं, तो सिर्फ एक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना भारत के बारे में। तो ये तो महज एक स्टेटमेंट है और सिर्फ इतना ही नहीं है, बात और भी है। चलिए अब सीएम योगी के कुछ और दावों की पड़ताल कर लें। यूपी की योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर सीएम योगी ने अपने 100 दिन के काम का हिसाब दिया। सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त और समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया है। अपराधों की रोकथाम हुई है। एंटी रोमियो स्क्वाड और वो माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन कामयाब रहा। योगी सरकार की शपथ लेने के बाद प्रदेश में दलितों पर बढ़ती अत्याचार की घटनाओं के जवाब में योगी ने सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। सीएम योगी ने कहा कि राज्य प्रगति और खुशहाली की राह पर है। हम सभी जानते हैं कि समाज के निर्माण में सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की भांति सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा के अनुरूप जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करना हमारा लक्ष्य भी है और संकल्प भी। योगी जी ने 100 दिन के कार्यकाल में अपनी उपलब्धियों का बखान तो किया ही, साथ ही पिछड़ापन के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेवार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि आवास, सड़क, पीने के पानी और शौचालयों का निर्माण उनकी सरकार करवा रही है। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी उनकी सरकार को खासी कामयाबी मिली। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए हमारी सरकार निरंतर सजग है। प्रदेश में कर्ज माफी के ऐलान के बावजूद किसानों का आत्महत्याओं को लेकर के भी योगी चूमते दिखे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने नए अनाज खरीद केंद्र बनाए और अनाज की 4 गुना ज्यादा खरीद की, साथ ही गन्ना किसानों को उनके बकाये का भुगतान भी कराया। इसी प्रकार कई पेराई सत्रों का लंबित भुगतान गन्ना किसानों का कराया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक गन्ना किसानों का 22,517 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। योगी जी ने प्रदेश की खनन नीति को दुरुस्त करने, गांव में 18 घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई करने के लिए भी अपनी पीठ थपथपाई है। उन्होंने 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश 2018 में खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। अनामिका सिंह, लखनऊ, ABN। तो सरकार भले ही कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के दावे करती हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बनते ही क्राइम का ग्राफ जैसे बढ़ गया हो। सूबे में महिला सुरक्षा के लिए भले ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया हो, लेकिन महिलाओं के साथ हो रहे अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वाराणसी रोहनिया थाना क्षेत्र के सुल्तानकेश्वर इलाके में देर रात फ्रांस की रहने वाली महिला के साथ चौकीदार ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। ये महिला पिछले 11 सालों से फ्रांस से आकर भारत में किरण सोसाइटी नामक NGO से जुड़कर दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती थी। विदेशी महिला के साथ बीती रात उसके ही चौकीदार ने रेप की घटना को अंजाम दिया और उसकी बुरी तरह पिटाई भी की। और इसके साथ ही उधर प्रदेश में बढ़ते अपराध से गोरखपुर की जनता भी बेहद नाराज है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या है लोगों का कहना, क्या उनकी राय, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, उपलब्धियां गिनाने और श्वेत पत्र जारी करने मात्र से सरकार अपने दायित्वों से बच नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश में 14 वर्षों से गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं और उन सरकारों ने अपने अपने तरीके से अच्छे और बुरे प्रयास किए हैं, लेकिन इस प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जो उम्मीदें 100 दिन में अभी खरी नहीं उतर पाई हैं। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, कहीं जा सकती हैं, कॉलेज स्कूल्स में जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हर चीज़ सही है। और एक हेल्पलाइन नंबर भी है जिससे कि मतलब हम लोगों को कोई सुविधा अगर हम लोग को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं तो हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें कोई हेल्प चाहिए एक्सेट्रा। बहुत ही बढ़िया है। स्वास्थ्य की अगर आप बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है योगी सरकार में जैसे पहले सारे स्वास्थ्य सुविधाएं थी वैसे अब भी हैं, कोई नया इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। गड्ढा मुक्त की बात की थी वो अभी तक पूरी तरह नाकाम है। जगह जगह गड्ढे हैं और जो गड्ढे भरे गए हैं वो भी अब उजड़ रहे हैं। एक बारिश में ये हाल है तो अगर बारिश हो गई तो फिर वो गड्ढे फिर पुनः वो जीवित हो जाएंगे। तो यहाँ गोरखपुर के लोगों की अपनी बात थी, ये उनके सुझाव थे। योगी सरकार के अपने कामकाज के 100 दिन उन्होंने पूरे कर लिए, लेकिन योगी राज में गुंडे जैसे खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों में कानून का खौफ वैसे है ही नहीं। मामला महाराजगंज जिले का है, जहां कोठीबार थाना क्षेत्र में एक युवती पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। दरअसल एक तरफा प्यार में पागल आशिक की बात जब युवती ने नहीं मानी तो एक दिन कुछ और लड़कों के साथ मिलकर उसने युवती पर तेजाब से हमला कर दिया। ये लड़के लड़की को अक्सर आते जाते छेड़ा करते थे, लेकिन जब युवती ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बता दें आपको कि पीड़ित से 2 साल पहले भी गांव के कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था। हालांकि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बीच सवाल ये कि जिस कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के वादे के साथ योगी सरकार ने जनता से वोट मांगे थे, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली गई थी, 100 दिन पूरे होने के बाद भी वो वादे कहीं से पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर कानून अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाता है तो आज एक लड़की की जिंदगी जो मौत के बीच भी झूल रही है, ऐसी स्थिति सामने नहीं आती।
और हमने ताज नगरी आगरा में कानून व्यवस्था का रियलिटी चेक किया और लोगों से जाना कि सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। आप भी देखिए। कानून व्यवस्था पे लगातार योगी की सरकार को विपक्षी दल लगातार घेर रहे हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं आगरा के प्रमुख व्यावसायिक स्थल संजय प्लेस में और यहाँ पे कुछ व्यापारियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कितना फर्क पड़ा है इन 100 दिनों में। अगर बात की जाए कानून व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए तो कितना फर्क पड़ा है। जिस तरीके से लगातार योगी सरकार का कहना यह है कि बहुत बड़ा सुधार हो गया है प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, क्या मानते हैं व्यापारियों को कितना फर्क पड़ा है कानून व्यवस्था के लिए? देखिए, आप इस क्षेत्र में खड़े हुए हैं, पहले तो कानून व्यवस्था के बारे में बता दूं, अभी तक जो भी योगी जी ने कहा है पूरी जुमलेबाजी करी है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। इतनी बुरी स्थिति व्यापारियों की कर दी है, यहाँ से हमें ये नहीं मालूम हम शाम को सुरक्षित जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। डेली मर्डर और बलात्कार और ये ऐसे ऐसे काम डेली हो गए जो कभी हमने सोचे भी नहीं थे। 100 दिन में तो 100 रिकॉर्ड योगी जी की सरकार में बन चुके हैं और स्थिति ये है, व्यापारी क्षेत्र है। अब आप गंदगी की स्थिति देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अभी बात हो रही थी क्या नाम है मेडिकल एड की। मेडिकल की स्थिति में ये है कि यहाँ पर ना तो दवाई मौजूद है किसी भी क्षेत्र में, ना कुत्ते के कांटे के इंजेक्शन यहाँ मौजूद नहीं है। बाजार से छोटे आदमी, गरीब आदमी को तो ये स्थिति हो गई है कि जो भी डॉक्टर कहता है कि साहब बाजार से खरीद कर लाइए, इनकी ओपीडी में कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर पैसे लेता है। इतनी बुरी स्थिति कर दी है कि बहुत बुरा हाल है। इनका कहना है कि ओपीडी में दवाई नहीं है और जो क्राइम की स्थिति है वो व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है। क्या मानते हैं कितना फर्क पड़ा है 100 दिनों के अंदर? 100 दिनों में फर्क शायद सरकार को मालूम होगा ज्यादा क्या पड़ा है, पब्लिक को तो कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है कि कहाँ कोई फर्क है। सारी चीजों में एक्शन लेने की जरूरत है। जो पिछले 5 साल में हो रहा, अगर अभी भी हो रहा तो योगी जी को ये स्वाभाविक है कि इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वही चीजें अगर चलती रही तो जो आपने जनता ने 3/4 बहुमत दिया किस लिए दिया है, आपको सारी चीजों को देखना पड़ेगा। वही सारी अगर चीजें चलते, क्राइम की स्थिति देखिए सर, पिछले 5 सालों में बहुत बुरी थी। सुधार करने में टाइम लगेगा लेकिन तब भी एक्शन लेने की जरूरत है। हमारे यहाँ पुलिस उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही चीजों को। ये थे आगरा के कुछ व्यापारी जिनका मानना है कि लगातार योगी सरकार कानून व्यवस्था पे हालांकि फेल होती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 सालों में सरकार थी, कानून व्यवस्था थी, उस पर कंट्रोल करने में अभी टाइम लगेगा। आगरा से मानव मल्होत्रा, एपीएन न्यूज। तो योगी सरकार के 100 दिनों में यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना बदलाव आया है उसकी जरा एक तस्वीर देखिए। यूपी के हरदोई में एक ऐसा वाकया सामने आया है जहां अस्पताल प्रशासन की आत्मा नहीं पिघली और एक भाई को आग से झुलसी अपनी बहन को हाथों में उठाकर ले जाना पड़ा। जमीन के भगवान से लाख मिन्नतें की लेकिन अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस तक नहीं दी। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। ज्यादातर सरकारी और प्राथमिक अस्पताल खुद के इलाज के लिए तरस रहे हैं, लेकिन स्थिति तब और शर्मसार हो जाती है और इंसानियत तब और कराह उठती है जब अस्पताल की लापरवाही के कारण एक भाई आग से झुलसी अपनी बहन को कंधे पर ले जाने के लिए मजबूर होता है। लाख गुजारिश और फरियाद के बाद भी उसे अस्पताल प्रशासन एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराता। आग लग गई थी, छप्पर में आग लगी, ये अंदर पड़ गई। बानोई बुझाने चले, बानोई भी चले, हमारी बहन भी चली। अभी क्या बानोई वहाँ पीछे बड़े वाले वो पर्चा ले रहे हैं। अस्पताल कर्मियों ने क्या वाहन लेने गए हमारे बानोई? नहीं, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं दिया। नहीं, अभी नहीं दिया भाई। क्या कहा? कहने लगे तुम अपना वाहन करो ले जाओ, तो तुम कंधे पे इलाज के लिए आए और क्या। मामला यूपी के हरदोई जिले के शहर कोतवाल इलाके का है, जहां की रहने वाली गंगावती खाना बनाते वक्त गंभीर रूप से झुलस गई। गंगावती को घरवाले नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ले जाने को कहा। जब गंगावती के भाई ने डॉक्टरों से एम्बुलेंस की मांग की तो उन्होंने निजी वाहन को किराए पर लेने की सलाह दी। इसमें मुझे पूरे प्रकरण के लिए जांच करानी पड़ेगी, मैं जांच कराऊंगा इस पे। और बस अभी मैंने 102, 108 वालों से बात करी है एम्बुलेंस सेवा से, उन्होंने कहा कि हमसे कोई एम्बुलेंस मांगी नहीं गई। तो मैं ये जांच कराऊंगा कि इसमें जो है वास्तविक मामला क्या है और दोषी व्यक्ति जो भी आएगा उसे दंडित करने के लिए उच्चाधिकारियों से संस्तुत की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ताहाल महज किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। कुछ एक जगहों को छोड़ दें तो पूरे देश में स्थिति लगभग एक जैसी है। ओडिशा में भी मानवता को शर्मसार करने का एक ऐसा ही मामला सामने आया। मलकानगिरी इलाके में एक पिता को अपने बच्चे के शव को हाथों में उठाकर पैदल अपने गांव ले जाना पड़ा, क्योंकि अस्पताल ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो योगी सरकार के 100 दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना बदलाव आया, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने
कानपुर के काशीराम ट्रॉमा अस्पताल का रियलिटी चेक किया। आप भी देखिए। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के पूरी तरीके से गंभीर बनी हुई है और उस स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफ़ी कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं काशीराम ट्रॉमा सेंटर में। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कई तरीके के पेशेंट यहाँ पर भर्ती हैं जो करीबन काफ़ी की संख्या में यहाँ पर हैं। इनसे अगर हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या इनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल पा रही है या इनको कुछ बाहर से दवा लिखने को मिल पा रही है। यहाँ भर्ती हुआ करके जी, तो बाहर से दवा लिख के दे रहे हैं लोग? नहीं, ये एक शीशी लिखी था, वही लाए थे बस। बाकी अपने पास से दे रहे हैं? हाँ, बाकी अपने पास से दे रहे हैं। कुछ पैसा से भी मांगते हैं यहाँ पर? नहीं, कोई पैसा नहीं। अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर जो है कई मरीज जो इस तरीके के भर्ती हैं जिनको डॉक्टर यहाँ की तो दवा दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसी भी दवाएं जो बाहर से लिख करके देते हैं जिससे मरीज की जेब ढीली हो रही है। हमारे पास कुछ और सारे यहाँ पर पेशेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनको डायरिया में फीवर था और उसके बाद में उनको जो लीवर में भी सूजन थी, पेट में इन्फेक्शन था इनके, इसलिए यहाँ एडमिट हुए। हाँ, दवा इलाज हो रहा है जी। बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, इंजेक्शन दवा बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं जो ज़रूरी होती है। अब यहाँ की भी मिल रही हैं, बाहर की भी लिख रहे हैं। नहीं, पैसों से कोई डिमांड नहीं। बस वो यहाँ नहीं मिल रही हैं तो इसलिए उन्होंने कहा ये यहाँ नहीं मिल रही, तो इसलिए यहाँ नहीं मिल रही। तो ये पूछ लीजिए कौन सी दवाइयाँ भेज रहे हैं। यहाँ पर काशीराम ट्रॉमा सेंटर में साफ तौर पर देखा सकता है कि यहाँ पर जो मरीज भर्ती हैं उनको इलाज तो उनका बेहतर हो रहा है। डॉक्टर कुछ दवाएं अपने पास से भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी दवाएं हैं जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, उसके लिए उनको बाहर से लाना पड़ रहा है मरीजों को दवाएं, जिससे उनकी जो है खर्च ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में योगी सरकार को अस्पताल की तरफ ध्यान देना होगा कि जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं उस पर इनको जो है पूरी नज़र रखनी पड़ेगी। शिवा शर्मा, APN न्यूज़, कानपुर। दावे और वादे तो तमाम किए गए और श्वेत पत्र के जरिए तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन रियल ग्राउंड पर चीजें क्या है वो आपके सामने। तो 100 दिनों के दौरान कितनी सुधरी स्वास्थ्य सुविधाएं, आइए आपको सुनाते हैं आगरा के लोगों का क्या कहना है। योगी सरकार बनते ही गरीबों को सस्ता और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया गया था। अब हालांकि ये पूरा जमीनी तौर पे कितना अच्छा सही वादा साबित हुआ ये बात करते हैं। इस समय हम लोग खड़े हुए हैं आगरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो मरीजों के परिजन हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार योगी सरकार ने दावा किया था कि सस्ता और सुलभ एक तरह से स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, हेल्थ सेवाओं में सुधार किया जाएगा, डॉक्टर्स टाइम पर पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? दीवान सिंह। जिस तरीके से योगी सरकार ने दावा किया था डॉक्टर्स टाइम से पहुंचेंगे और मरीजों को समय से देखा जाएगा, OPD लगातार समय से चलेगी, दवाइयां टाइम से दी जाएंगी, क्या मानते हैं कितना सुधार हुआ है योगी सरकार में? शासन ने तो काम अच्छा करी है, लेकिन कुछ यहाँ के कर्मचारी डॉक्टर हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। जिस तरीके से लगातार दवाइयों की कमी थी, दवाइयां नहीं दी जा रही थी पेशेंट्स को, हाँ, मिलनी चालू हो गई। हाँ, दवाई तो अभी कोई चालू नहीं है, बाजार से लिख देते हैं जरूर, बाजार से मरीज लेके आते हैं। योगी सरकार का दावा है कि दवाइयां मरीजों को दी जाएंगी हॉस्पिटल से, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर दवाइयां नहीं दी जाती हैं। क्या मानते हैं दवाइयां आज भी बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं? हाँ, बाजार से दवाइयां तो खरीदनी पड़ रही हैं, लेकिन ये शासन ने अभी दवाइयों को भेजा नहीं है। तो 100 दिन के सरकार के कामकाज का खूब ढिंढोरा पीटा जा रहा है। योगी सरकार लाख दावे करे कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन ताज नगरी आगरा में ये सारे दावे गलत साबित होते हुए दिख रहे हैं। APN की टीम ने जब लोगों से इसका हाल जाना तो कहानी बिल्कुल अलग दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ताज नगरी आगरा को बिना किसी रुकावट के 24 घंटे बिजली दी जाए, क्योंकि आगरा ताज ट्रेपेजियम जोन के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद यहाँ हालत बिल्कुल इतर दिखी। लाइट की क्या स्थिति है? अरे सर, बिल्कुल बेकार है सर। 24 घंटे का वादा किया था, उसमें से 12 घंटे भी लाइट नहीं मिल रही है आगरा वासियों को। क्या मानते हैं जिस तरीके से योगी सरकार दावा कर रही है तो दावा फेल है? योगी सरकार बात ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, काम कम करते हैं। लाइट की जो पहले सपा गवर्नमेंट में जो लाइट आती थी उससे अब बेकार लाइट आ रही है। तो सपा गवर्नमेंट में 1 या 2 बार लाइट आती थी, अब तो 5-5 बार लाइट आ रही है और 5-6 घंटे की आगरा टोरेंट पे होती है। योगी सरकार का दावा है कि आगरा शहर को 24 घंटे लाइट दी जाएगी। ये तो सारी बकवास की चीज़ है, पूरा देश ही बर्बाद हो गया उनके चक्कर में। इस समय इतनी हालत खराब है लाइट की कि अगर लाइट 12 घंटे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ना इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, ना फ्रिज वो हो रहा है, ठंडा हो रहा है।
तो अब जरा बात कानपुर की भी कर लेते हैं। योगी सरकार ने कानपुर जैसे बड़े शहर में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन क्या इन 100 दिनों में यहां बिजली के हालात बदले हैं? ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने। हमारे साथ इसमें काफ़ी लोग मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं कि क्या उनको वाकई बत्ती मिल पा रही है। जो सरकार दावा कर रही है कि 20 से 22 घंटे हम बत्ती दे रहे हैं, लगता है कि मिल पा रही है आप लोग? नहीं, इतना नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। कितनी मिल रही है? अब कितना घंटा तो नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन पहले से कम मिल रहा बिजली। आप क्या कहेंगे, जिस समय लाइट नहीं होती है तो रोजगार में कितना प्रभाव पड़ रहा है? रोजगार तो बंद हो जाता है, रोजगार तो बिजली पे ही डिपेंड करता है। सारी मशीनें बिजली से चलती हैं। अब जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके पास जो डीजी सेट है वो उससे अपने काम को चला लेते हैं, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रीज है वो बंद रहती है, उसमें लेबर बैठा रहता है, उसके कोई पैसे काटता है, कोई उस भरपाई को खुद भरता है, जैसा जिसके ऊपर लायबिलिटी आती है। बिजली के बगैर तो इंडस्ट्रीज चल ही नहीं सकती, वो तो उसकी बुनियादी चीज़ है। आप क्या कहेंगे, जो सरकार दावा करती है कि हम 20 से 22 घंटे लाइट दे रहे हैं, लेकिन लगता है आपको कि लाइट मिल पा रही है? पहले से तो बिजली में सप्लाई में कमी आई है। तो चुनाव के दौरान योगी सरकार ने क्या दावे किए, क्या वादे किए और 100 दिन के बाद श्वेत पत्र में क्या कहा गया और रियलिटी क्या है, ये सब कुछ आपके सामने, फैसला आपके हाथ में। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।